क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जस्टिस विजय कुमार जी शुक्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वो उनके मन में जो भी प्रश्न हैं वो माइक के दीजिए। सर आप यहीं आ जाए, आप यहाँ आ जाए। आप लोग हाँ ठीक है। महाराज जी, हाँ। मेरा प्रणाम आपके चरणों में। मेरे मन में जो दुविधा थी, कुछ हद तक वो प्रश्न आपने स्वयं उठा लिया। धर्म और न्याय दोनों के बीच में मैं अभिभाषक भी रहा। अभिभाषक के रूप में मुझे ये संकट नहीं लगता था, क्योंकि मुख्य उद्देश्य था कि अपने पक्षकार का केस प्रस्तुत करूं। पर न्यायाधीश के रूप में मुझे हमेशा एक समस्या सी लगती है। कई बार जैसा आपने कहा, तथ्य और जो साक्ष्य आते हैं प्रकरण में, मुझे ये मालूम है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, पर मुझे प्रकरण का निराकरण तथ्य और साक्ष्य के आधारित पर करना है। ऐसे ही उल्टा होता है कि कई बार कोई व्यक्ति दोषी है लेकिन तथ्य और साक्ष्य उसके खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि न्याय व्यवस्था हमें कानून के दायरे में करना है, तो हमारे लिए धर्म और न्याय के बीच में हमको प्राथमिकता किसे देना चाहिए? बहुत बहुत बड़ी दुविधा आपने की है अपने सामने प्रकट। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार माननीय शुक्ला जी का जोरदार अभिनंदन करें। और इस तरह की गहन संवेदना और समझ रखने वालों से ही न्याय की आशा की जा सकती है। मुझे इतनी जानकारी है, सही है या गलत है आप बताएंगे, कि आप तथ्य से तो बंधे हैं, लेकिन कुछ सुविधा आप लोगों की है अंतर मन की आवाज़ की, और आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर भी कुछ फैसले दे सकते हैं कि नहीं? थोड़ा माइक दीजिए ना आप। जरूर जी जी। हाँ? और कई बार ऐसा हुआ कि आदमी ने कानून के परे हटकर भी फैसले किए हैं। बस जी। या तो धर्मस् ततो जय। बस मैं आपके माध्यम से सभी को यही संदेश दूंगा कि जब चीज़ें एकदम विरुद्ध जाए तब अपने भीतर के राम को पूछो मुझे क्या करना है, उस धर्म के शरण में जाओ, और भीतर से जो आवाज़ आएगी वो बिल्कुल सच्ची आएगी और सही आएगी। बहुत सुंदर। और आइए चलते हैं, बिना किसी भूमिका के मैं परम पूज संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए जयकारा करेंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आज के इस विशेष सत्र में हमारे इंदौर नगर के प्रथम नाडित महापौर पुष्पमित्र जी भार्गव यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी अपनी ओर से अपनी बात और प्रश्न महाराज श्री जी चरणों में रखेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आर के जैन साहब जो न्यायाधीश हैं परिवार न्यायालय के। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मैं तो पहले वकील था, अभी भी हूँ, थोड़ी वकालत अभी कम है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में एक प्रश्न, एक शंका मन में है, उसका समाधान मिलेगा ऐसी मेरी अपेक्षा है। कुछ निर्णय होते हैं लोकप्रिय और कुछ होते हैं लोकहित के। अगर उदाहरण स्वरूप समझने की कोशिश करें, सब समाज के लोग हमसे लगातार एक डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि मंदिर बनाने के लिए जगह दो। अब मंदिर बनाने के लिए जगह देंगे तो लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन लोकहित में शासकीय ज़मीन पर, ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर, बगीचे की ज़मीन पे मंदिर बनाना कहीं ना कहीं लोकहित की दृष्टि से कष्टकारी है। तो ये लोकप्रिय और लोकहित के निर्णय में हम फंस जाते हैं। ये जो कष्ट आता है, इसका निवारण कैसे हो? देखिए, आपका जो सवाल है, इस सवाल के संदर्भ में मैं दो दृष्टियाँ प्रकट करूँगा। पहले तो मैं सदैव ये कहूँगा कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों के खुशी को देखते हैं या उनके हितों को देखते हैं? बोले हित को। तो जो व्यवहार अपने परिवार में, वही व्यवहार सरकार में क्यों नहीं? वो हमें करना चाहिए, क्योंकि खुशी अल्पकालिक होती है, हित दीर्घकालिक। इसलिए हितों की रक्षा करना चाहिए।
जहाँ तक मंदिर आदि के लिए भूमि आदि आवंटित करने का सवाल है, मैं तो समाज से कहता हूँ अवैध भूमि पर कोई निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस सिद्धांतों की हम पूजा करते हैं उसकी हत्या कर हम मंदिर बनाएं तो किसकी पूजा करेंगे। तो हमें सही जगह ही इस तरह का निर्माण करना चाहिए। लेकिन शासन से भी कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें बहुतों को सहूलियतें देती है, मंदिर बनाने वालों को भी कुछ सहूलियतें दें ताकि वो काम वैध हो, अवैध नहीं। क्या ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जा सकता? कुछ ऐसी जटिलताएं। मैं एक स्थान पर था, एक मंदिर का शिलान्यास होना था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं गया शिलान्यास के कार्यक्रम में, जब गया तो मालूम पड़ा इसका तो अभी कोई कागज ही नहीं है। मैंने कहा ऐसी की जगह में तुम लोग क्यों बना रहे हो, मुझे क्यों ले आए? तो वहाँ उस कार्यक्रम में एक, अब नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, सरकार के प्रतिनिधि भी थे, थोड़ा संशोधित कर लेता हूँ। उनकी तरफ बोला महाराज हम इनकी अनुमति से कर रहे हैं। वो मंत्री थे, बोले ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज हम हैं, करने दो। अरे क्या है? तो उन्होंने जो कहा वो मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज ये लोग जब मेरे पास आए तो हमने इनसे कहा कानूनी प्रक्रिया ऐसी कि हम तुम्हें दे नहीं सकते, तुम ले लो। ये दुविधा खत्म होनी चाहिए। वो मंत्री भी चाह रहे कि ये काम अच्छा होना चाहिए, इतने उनने साथ में जोड़ा, इतने झोपड़पट्टी और टपरे बनते रहते हम उनको नहीं हटवा पाते। मंदिर बनेगा तो पूरे इलाके में शांति और सद्भावना होगी। हम चाहते हैं मंदिर बने और कुछ पुण्य का काम हो, और हम चाहते हैं जगह में अलॉटमेंट करवा दें, लेकिन हमारे हाथ बंधे, हम क्या करें? तो हम दे नहीं सकते, तुम ले लो। तो ये दुविधा है। क्या सरकारें धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सर्वधर्मों का सम्मान करते हुए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं बना सकती? ये बात हमारे देश की मूलभूत विरासत में जुड़ी हुई है और हमारी संस्कृति में है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव शहर हैं, गांव हैं जहाँ एक भी स्कूल ना हो, एक भी चिकित्सालय नहीं, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहाँ कोई देवस्थान ना हो, पूजा स्थल ना हो। वो हमारी अंतरात्मा है। क्यों ना हो ऐसा कि आप लोगों ने ऐसा तो प्रावधान बना दिया कि कोई नई कॉलोनी बनेगी तो उसमें बाग बगीचा भी होगा और कुछ जगह स्लम एरिया के लोगों के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी, या कुछ प्रावधान है ना? क्यों नहीं ऐसा प्रावधान दे कि कुछ स्थान धर्म स्थल के लिए भी छोड़ा जाए? यहाँ सेकुलरिज्म की बात आ जाएगी। अरे सब धर्मों को दो, प्रावधान बना दो, जिस जिस धर्म के फॉलोवर वहाँ हो उनकी एक रेशियो बना दो कि इतने अनुपात में हो, उनके लिए जितने अनुपात में वहाँ उनको हम भूखंड या अलॉटमेंट करते हैं या अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स वगैरह देते हैं, उसी अनुपात से उनके धर्म ध्यान को बनाए रखने के लिए सुविधाएं दी जाए। क्या ये नहीं हो सकता? यदि ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ ये पूरे देश का बहुत बड़ा सौभाग्योदय होगा। इस बात को आप लोग उचित मंच तक पहुँचाएं विचार के लिए, ताकि कोई को कब्जा करने की नौबत ही ना आए और आपके सामने ये कोई दुविधा भी ना आए, क्योंकि आपको दोबारा आना है तो लोकप्रिय तो बनना ही पड़ेगा। केवल लोकहित देखोगे तो दोबारे में कोई लोकप्रिय मौका ले जाएगा। इसलिए नेता को लोकहित साधते हुए अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखना चाहिए। उन्हें अपने कुर्सी पर ही राज नहीं करना, उन्हें जनता के दिलों में राज करना चाहिए। वो प्रयास करे और अपनी कुशलता और तत्परता से जितना बेहतर कर सके करने का प्रयास। बहुत परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बहुत धन्यवाद। एक मिनट, आप कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। पुष्पमित्र जी। नहीं, समाधान तो मुझे मिला ही, और जिस भाव से आपने बात रखी, निश्चित तौर पर
मूल समस्या के समाधान का रास्ता भी आपने खोल दिया ताकि हमारी लोकप्रियता बनी रहे। आर के जैन साहब अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रखें, और उसके बाद संजय जी, एडवोकेट संजय जी मेहरा, जो पूर्व सचिव जिला बार एसोसिएशन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न तो वैसे जस्टिस साहब ने लीक हो गया तो शायद साहब ने पहले पूछ लिया, पर मैं न्यायाधीश के चरित्र के बारे में 2 पंक्तियों में बात करना चाहूँगा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तब भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे कभी। तो न्यायाधीश का चरित्र 2 पंक्तियों में महाराज जी ने जो सारी बातें कही हैं उन 2 पंक्तियों में समावेश हो जाता है। पर एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में तो मन में चल रहा है कि तथ्य में से सत्य का अन्वेषण कैसे करें। तो हमारे फाइल जो आती हैं उनमें तथ्य बहुत सारे रहते हैं कि कुछ तथ्य बनावटी भी होते हैं, कुछ तथ्य वास्तविक भी होते हैं, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण ढंग से होता है कि वो तब जो बनावटी तथ्य ना वो ज़्यादा सत्य दिखता है। तो हम लोग तथ्य में से सत्य का अन्वेषण कैसे करें, शंका का समाधान करें। मैं कन्नौज गया था, तो कन्नौज में इत्र का व्यापार होता है, और वो एक ऐसा शहर है जहाँ की नालियों से सुगंधी आती। सुबह निकलते हम लोग बाहर घूमने जाते तो उस समय जो उनके यहाँ इत्र बनने के बाद वेस्टेज बहता वो नालियों में बहता और उससे सुगंध आती। तो ऐसा शहर जहाँ की नालियों से सुगंध बहे। तो वहाँ जब लोगों से बात हुई तो बहुत सारे कंपाउंड बनाते विभिन्न प्रकार के इत्रों की, और उस पूरे कंपोजिशन को वो उसके टेस्ट से जानते। टेस्ट के आधार पर उसको समझते, गंध से नहीं, टेस्ट से। उसका टेस्ट कैसा है तो समझ जाते कि हमारा ये कंपाउंड कितना काम करेगा। समझ गए? तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, कोई कितना भी तथ्य है, कैसा भी तथ्य प्रस्तुत करे, उसका टेस्ट क्या है इसे पहचानने की कोशिश करो, और उसका टेस्ट आप तब जान पाओगे जब सामने वाले के इंटरेस्ट को पकड़ लो। समझ गए? सामने वाले के इंटरेस्ट को पकड़ ले और आप उसके टेस्ट को पकड़ कर चले। एक निवेदन है, जिसका भी नाम प्रश्न के लिए पुकारा जाए उनके आसपास कोई भी व्यक्ति खड़ा न रहे, ऐसा एक व्यवस्था और अनुशासन की दृष्टि से ये महाराज जी की आज्ञा से मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, चलिए अगला। संजय जी मेहरा, पूर्व सचिव जिला बार एसोसिएशन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गौरव श्रीवास्तव, पूर्व सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। सर्वप्रथम महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, एक अभिभाषक का धर्म है, जो उसकी शरण में आया है उसे न्याय दिलाना है। कई बार हमारी शरण में ऐसा भी पक्षकार आता है जो अपराधी होता है, चूँकि मानव धर्म और अभिभाषक धर्म निभाने हेतु हमें उसको न्याय दिलाने का कार्य करना होता है। तो ऐसी स्थिति में अभिभाषक के लिए महाराज जी मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपने उद्बोधन में मैंने ये बात कही, अभिभाषक को अपने अभिभाषक का धर्म तो निभाना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे धर्म के निर्वाह के साथ कोई दूसरा अधर्म का शिकार न हो जाए। महाराज जी, वो तो प्रकरण चलता है। मैं आगे बता रहा हूँ पूरी बात, आपकी बात समझ रहा हूँ। हमें ये देखना है कि हमारा एक धर्म ये भी है, अपराध मुक्त समाज का निर्माण। यदि इसी तरह अपराधियों को प्रश्रय मिलता रहे और अपराधी अपराध कर करके अच्छे अभिभाषकों की पैरवी के बल पर सजा मुक्त होते रहे और समाज में घूमते रहे, तो समाज का क्या होगा? आपका ये धर्म है, जैसे अभी कसाब की चर्चा मैंने की थी, वकालत की, खड़े होना है, लेकिन हमें अपनी जमीर को नहीं भूलना।
एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए, हमारे सामने जब भी चुनाव का मौका आए, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में, तो हमें सामाजिक या सामूहिक हित की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत हित को गौण कर देना चाहिए। एक व्यक्ति के हित से पूरी समाज का हित हो रहा है, हमें उसे भूल जाना है, और एक व्यक्ति के अहित से पूरी समाज का हित है तो उस अहित में भी हित देखना चाहिए। ऐसी स्वस्थ परंपरा अगर विकसित होने लगे, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, यदि किसी अपराधी को कोई अभिभाषक ही ना मिले, कोई वकील ही ना मिले, तो क्या इससे अपराधियों का मनोबल नहीं टूटेगा? हम अगर अपराध मुक्त समाज की कल्पना करते हैं तो क्या हमें ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए? मानता हूं ये बात आप लोगों की नज़र में इम्प्रैक्टिकल दिखेगी, लेकिन एक अच्छे समाज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसे हमें करना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। एडवोकेट एक मिनट। एडवोकेट गौरव श्रीवास्तव जी, पूर्व सचिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट यशपाल जी राठौर। महाराज श्री, आपके चरणों में प्रणाम है। महाराज श्री, हर वकील की एक बड़ी परेशानी होती है, वो मन और मस्तिष्क को स्थिर कैसे रखे। बहुत अच्छी बात है। वकील ही क्या, हर व्यक्ति को, और आजकल के तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका इतना अधिक स्ट्रेस है कि मन मस्तिष्क पर नियंत्रण बहुत कठिन है। मैं उन सब के लिए सलाह दूंगा कि उन्हें सबको भावना योग करना चाहिए। आप लोगों को अभी भावना योग का परिचय नहीं है, लेकिन आगे अगर आप लोग चाहेंगे तो एक सत्र केवल आप लोगों के लिए भावना योग का किया जा सकता है। यदि आपने भावना योग को कर लिया तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन बढ़ेगा, और आप किसी भी काम को और अच्छे से कर सकेंगे। वर्क एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी और जीवन संतुलित होगा। बिना आध्यात्मिक साधना के हम जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकते। एडवोकेट यशपाल जी राठौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट विनय जी झेलावत, पूर्व सॉलिसिटर जनरल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु, मेरी शंका है और हमारे लिए मार्गदर्शन करें कि अभी हम देख रहे हैं कि परिवारों के टूटने और बढ़ते हुए डाइवोर्स वगैरह के प्रकरण जो न्यायालयों में चल रहे हैं, उसके कारण सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो इसमें हम अधिवक्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी है। एक बार आपके परिवार न्यायालय के जस्टिस, क्या नाम भूल गया मैं, आर.के. जैन साहब, इन्होंने भी एक सवाल उठाया था मेरे सामने। हमें सबसे पहले इसकी जड़ में जाना चाहिए। तलाक या डाइवोर्स भारत की तो संस्कृति में कभी रहा ही नहीं। ये तो हमारी संस्कृति का कलंक है। हमारे देश में या तो विवाह रहा है या वैराग्य, तीसरा कोई मार्ग ही नहीं था। लेकिन आए दिन ये बातें आम होते जा रही है। तो सबसे पहले इसकी जड़ में जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे देखिए इसके 4 कारण। सबसे पहला कारण तो ये है कि विलंब से विवाह होना और युवक युवतियों दोनों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहना
जिससे एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं होता, ईगो क्लैश होता रहता, तो दो मिलकर एक नहीं हो पाते। हमारे देश में विवाह के बाद पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन अब वो अर्धांगिनी नहीं रह पाती, तना तनी बन जाती। ये मामला गड़बड़ है। दूसरा कारण, आज एकल परिवार होना। पहले घर परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते थे, कोई बातचीत होती थी तो थोड़ा हिसाब से बातचीत करते थे। बाजू में परिवार के दूसरे सदस्य वो लोग सुन लेंगे, तकलीफ होगी तो कानाफूसी में ही मामला ठीक हो जाता था। यदि बात बढ़ भी जाए तो घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग जो होते थे समझा बुझा के ठीक कर देते। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो पति पत्नी दोनों हैं और दोनों वर्किंग है, और दोनों में अनबन होती है तो बहुत जम के होती है, और उसके बाद दोनों को बीच कोई सुलझाने वाला नहीं होता, सुलगाने वाले बहुत होते हैं। वहाँ मैसेजेस का दौर चलता है और दो के बीच में तीसरा आके त्रिकोण बनाता है, मामला गड़बड़ा जाता है। दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाते हैं। पति पत्नी दोनों का जो संबंध है वो एक तरफ रह जाता है। तीसरी बात, विलंब से विवाह होने के उपरांत एक जो बात एक दूसरे के को स्वीकारने की होती है वो कम हो जाती है, एक्सेप्टेंस नहीं रहती। पहले दिन से एक्सेप्टेंस नहीं रहती, और उसके लिए पहले माँ बाप भी एक सीख देते थे। कन्या का जब विवाह होता था, अब तो कन्या का विवाह होता है नहीं, युवती का विवाह होता है। कन्या विवाहित होने के बाद जब विदा होती थी तो कहा जाता था अब तेरा वही घर है, सहन करना, एडजस्ट करना और तुम निभाना, जो भी हो उस घर को तुम्हें अपना घर बनाना है। अब तो उल्टी सीख दी जाती है, बेटे कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अच्छे से रहना, कुछ है तो हम हैं। उल्टी सीख, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनना है। शुरू से परवरिश उस तरीके से की गई। और चौथी बात, परिवारों का ज़्यादा इंटरफेरेंस। जब से आपके माध्यम बढ़ गए हैं संवाद के, मोबाइल, अब तो हर 5 मिनट में इधर की खबर उधर पहुंच जाती। तो एक दूसरे परिवार के बीच में जब ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये जड़ है, इस जड़ को मिटाना चाहिए, और इसका एक समाधान मुझे समझ में आता है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, चाहे बेटे हों या बेटियां, और उसके बाद जॉब पाते हैं। जॉब पाने के बाद सीधे उनका विवाह हो जाता है, और ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जिनका उनको कोई अनुभव नहीं। उस अनुभवहीनता के कारण भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती। तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, और ये सर्व समाजों में होना चाहिए। अगर इसे अपना लें तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोगों का दाम्पत्य बहुत मधुर होगा और इस तरह के प्रकरण कम हो पाएंगे। वो प्रस्ताव ये है कि बच्चे पढ़ाई करने के उपरांत 1 वर्ष तक के लिए गुरुओं के समक्ष रहें, उनसे जीवन जीने की कला सीखें, आध्यात्मिक प्रशिक्षण लें, फिर व्यवहारिक जीवन में उतरे। पुराने ज़माने में तो गुरुकुलवास ही होता था, युवक बच्चे वहीं पढ़ते थे, बच्चियां वहीं पढ़ती थी, उनके शिक्षण में जीवन का निर्माण होता था। अब केवल पढ़ाई होती, अब केवल लर्निंग अर्निंग की बात है, जबकि हाँ हमारे यहाँ लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग की बात को महत्व दिया गया। तो हम क्यों ना वैसी व्यवस्था बना करके चलाएं और अपने जीवन को बेहतर अधिवक्ताओं की जहाँ तक भूमिका है, उनकी ये कोशिश करनी चाहिए कैसे भी हो सेटलमेंट हो, दोनों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, उनके ईगोज को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रॉब्लम की तह में जाना चाहिए। बड़ी बातें नहीं होती, बहुत छोटी छोटी बातों में हो जाती है। अगर मैं तो जब भी कभी भी आप लोगों से बात करता हूं, और मेरी एक आदत है, जो जिस फील्ड का होता है मैं उससे उसी फील्ड की बातें करता हूं,
और मुझे उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ बिना पढ़े। किताबें पढ़ने से कम ज्ञान होता है, आदमी को पढ़ने वाला बहुत ज्ञानी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो किताबें पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, व्यक्ति को पढ़ने की कला अपने भीतर आनी चाहिए। तो जो बातें मेरे सामने आई, अभी उनका उल्लेख करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। एक की तलाक क्यों हुई मालूम? आप लोग हंसोगे। छुट्टियाँ बिताने के लिए बाहर जाने को लेकर के दोनों की तनातनी हुई और डिवोर्स हो गया, मामला हो। छुट्टियाँ बिताने के लिए भारत से बाहर जाना है, एक ने मना कर दिया, उसमें ही तनातनी। आप लोगों के पास ऐसे केसेस आते होंगे और अंतर से हंसते होंगे। तो पढ़े लिखे लोग भी नासमझी का इतना काम करते हैं। बस उनके अंदर अगर थोड़ी सी समझ विकसित कर दी जाए, बहुत अच्छे से परिणाम घटित हो सकते हैं। एडवोकेट विनय जी झेलावत जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं, और उसके बाद तैयार हैं श्री शशिकांत जी, एडवोकेट शशिकांत जी भाटी। गुरुवर नमस्ते। आपके जिनका भी नाम बोलें वे मंच पर ही आके अपना प्रश्न रखें तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी बढ़िया लगेगा। तो जिनके प्रश्न जो करता है वे भी ऊपर आ जाएंगे। हाँ, आगे आ जाएं, ऊपर आ जाएं, और नेक्स्ट दूसरे वाले तैयार रहें। हाँ, बोलिएगा। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। एक अभिभाषक के पास जब कोई प्रकरण आता है तो उसे उसमें क्या देखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर किसी भी अभिशासक के पास प्रकरण आता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए प्रकरण कितना सही है। अगर प्रकरण सही है तो आंख मूंद कर स्वीकारना चाहिए। अब प्रकरण गलत लेकर आया है तो उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के कार्य तूने किया क्यों, इस चक्कर में पड़ो मत। अगर दीवानी का मामला है तो उसे वहीं समझा करके समझौते का रास्ता बताना चाहिए। और यदि कोई आपराधिक प्रकरण आया है तो उसे उसकी सीख देना चाहिए। और मुझसे पूछो तो अपराध मुक्त समाज बनाने का यही एक आधार दिखता है कि ऐसे लोगों की कोई पैरवी न करे। एडवोकेट शशिकांत जी भाटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट धर्मेंद्र जी गुर्जर, पूर्व सह सचिव इंदौर अभिवक्ता संघ। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, वर्तमान परिदृश्य में जो अभिभाषक समाज में एक बड़ा प्रश्न है और उसके बारे में कल भी यहाँ मंच से चर्चा चल रही थी, सीए कम्युनिटी के लिए जो एक विशेष प्रोग्राम था। नैतिक और अनैतिकता के बीच में हमारे प्रोफेशन में किस प्रकार से एक सीमा निर्धारित की जाए, उसके बारे में मार्गदर्शन करें। Create your own website with ease using Hostinger AI Website Builder. Simply describe what you need in the prompt box and की जाए उसके बारे में मार्गदर्शन करें। देखिए, नैतिक अनैतिक एक तरफ, वैधानिक अवैधानिक एक तरफ। हमें नैतिकता का पैरोकार होना चाहिए, नैतिकता को पूरी तरह अपना करके चलना चाहिए और अनैतिक कृत्यों से सर्वथा परहेज करना चाहिए। लेकिन कई बार मानवीय हितों में अवैधानिक कार्यों को भी स्वीकार करना पड़ता है। हमारे बीच अतिथि आ रहे हैं, उनको आ जाने दीजिए। बैठ जाएं, आसन दे। मैं आप सबसे कह रहा था, अनैतिकता से तो पूरी तरह हमें मुक्त होकर रहना चाहिए। हाँ, बैठे। हमारे बीच सागर के यशस्वी विधायक शैलेंद्र जी आए हैं, शैलेंद्र जैन। एक बार उनका अभिनंदन आप लोग सब कर दीजिए। अनैतिकता से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, लेकिन कई बार मानवीय हितों के लिए अवैधानिक कार्यों को भी सम्मति देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, ट्रेन चल रही है
एक गरीब आदमी अपनी बीमार माँ का इलाज करने के लिए, थोड़ी मेरी बात को सुनिएगा, ट्रेन चल रही है, एक गरीब आदमी अपनी बीमार माँ की चिकित्सा के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहा है और बिना टिकट है। अब टीसी आया, उससे टिकट पूछ रहा है, उसके पास टिकट नहीं है। अब आप बताइए उसे क्या करना चाहिए? बिना टिकट यात्रा को सम्मति देकर अवैधानिक कृत्य करना चाहिए, अथवा उसकी स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए अपने नियमों की दुहाई देते हुए उस पर टिकट और टिकट के साथ जो पेनाल्टी सहित दंड लगाना चाहिए और ऐसा अमानवीय कृत्य करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव, क्या कहेंगे आप? स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जज साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस सिचुएशन में अवैधानिक को प्रमुखता दे या मानवीयता का उदाहरण प्रस्तुत करें? महाराज जी, इसका एक तीसरा रास्ता हो सकता है। हाँ। कि उसे मानवता को ध्यान रखते हुए जो भी टिकट और दंड है वो उसको स्वयं भुगतान कर देना चाहिए। अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो तब उसको मानवता को ध्यान रखते हुए उसे नजरअंदाज। बस वही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ इस उत्तर में सारा उत्तर समाहित हो गया है, इसे समझिए। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर। एडवोकेट धर्मेंद्र जी गुर्जर, जो पूर्व सह सचिव इंदौर गुरु जी को प्रणाम। अभिभाषक संघ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रितेश जी इनानी, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन। सर, जैसा विषय है धर्म और न्याय, दोनों ही जगह धर्म और न्याय दोनों में आडंबर बड़ा घुस गया है श्रीमान। दोनों ही जगह वीआईपी कल्चर बड़ा बढ़ गया है, आडंबर बड़ा घुस गया है। जो लास्ट पंक्ति का व्यक्ति है, जो आम आदमी है, वहाँ तक ना धर्म पहुँच पा रहा है ना न्याय पहुँच पा रहा है। तो इसमें हमारी क्या भूमिका रहे कि हम आडंबर को हटा पाएं सर? देखिए, एक वीआईपी कल्चर को हटा दें, सीधी अप्रोच हो दोनों की, धर्म की भी, आम आदमी तक। और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ इस बात के लिए कि एक युवा ये सवाल उठा रहा है और मेरा मानना है जिस दिन युवा जागृत हो जाएगा सारा आडंबर खत्म हो जाएगा। पर विडंबना ये है, आप यदि मैं बता रहा हूँ, विडंबना ये है कि हमारा युवा खुद आडंबरों में फंस रहा है। युवा आए और संस्कारों की मसाल साथ में लेकर के चले ताकि आडंबर मुक्त समाज को बनाया जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। रितेश जी इनानी, एडवोकेट, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डीपी शर्मा जी, एडवोकेट। गुरुवार को सादर नमन। गुरुवार हमारे वकालत में एक दिन भर में एक समस्या आती है कि कई वकील साहब लोग बहुत जल्दी में बहस करते हैं और संयमित नहीं रहते हैं, तो संयम के लिए हम लोग क्या करें? फिर से बोलिएगा। वकालत में एक समस्या आती है, जब हम पैरवी करते हैं न्यायालय में, कई वकील साहब बहुत जल्दी में रहते हैं बहस करने में, जल्दी न्याय दिलाने में। कई माननीय न्यायाधीशगण भी बहुत जल्दी में केसों का डिस्पोजल करने में रहते हैं, उसमें न्याय अन्याय दोनों होने की संभावना रहती है। तो उसमें हम कैसे संयमित रूप से काम करें? देखिए, ये तो प्रवृत्तिगत दुर्बलता है, कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है। और हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो गड़बड़ी करना ही नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खुद में एक सेल्फ कंट्रोल की वृत्ति विकसित करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों के साथ बड़ी दुविधाएं भी खड़ी होती और उन दुविधाओं के कारण उनका प्रोफेशन भी प्रभावित होता है। तो उनको खुद को इसके लिए ध्यान देना होगा और अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, तभी कुछ हो सके। एडवोकेट डीपी शर्मा जी अपना प्रश्न रखने, उसके बाद में आज अपने बीच में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन मंत्री श्री लखन जी पटेल साहब यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और शैलेंद्र जी जो विधायक हैं सागर के, आप दोनों ही प्रश्न भी करेंगे और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहाँ पर उनका सम्मान भी करके आप लोग तालियों के साथ में उनका सम्मान कर देंगे। हाँ, डीपी शर्मा जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में लखन जी पटेल साहब।
ओ शर्मा जी कहाँ हैं? डीपी शर्मा जी नहीं है। हाँ। नहीं। लखन जी पटेल पशुपालन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और शैलेंद्र जी विधायक सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट बुंदेल सिंह जी जाटव, उच्च न्यायालय के एडवोकेट। आप सम्मान की परंपरा चल रही है, आप लोग हाथों को बांध कर न रखें। जोरदार तालियों से भारतीय संस्कृति के इस शैलेंद्र जी विधायक अपने बीच में आप सबके चहेते जाने माने विधायक हैं और बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में है। वे भी अपना प्रश्न शीघ्रता से रख लें, समय कम बचा है, इसलिए माइक वहां तक पहुंचाएं। माइक मैन जल्दी से। ओ हाँ, पटेल साहब तक माइक दे दे पहले। हाँ, पहले शैलेंद्र जी को दे, फिर पटेल साहब को दे। हाँ बोलिए। जी महाराज श्री। हाँ हाँ। मानसिक रूप से तैयारी तो नहीं थी किसी प्रश्न करने की, मैं तो समाधान ढूंढने के लिए बगैर प्रश्न किए मुझे सारे समाधान यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन महाराज श्री एक विषय जरूर कभी कभी दिमाग में दिल में आता है। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। पिछले 15-20 सालों से मैं ही जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे मन में भी भाव जागता है कि कुछ समय मिलना चाहिए हमें अपने आत्म कल्याण के लिए, कुछ समय निकालूं। मंदिर देव दर्शन के लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है। ये निर्णय करना कठिन होता है कि देवालय जाएं कि वहाँ पे जो अपनी समस्याओं को लेके जो लोग आके बैठे हैं उनकी समस्याएं सुनने का काम प्राथमिकता से करूं या देवालय जाऊं। तो आत्म कल्याण का कोई मार्ग प्रशस्त करें महाराज श्री, में ऐसा मेरा प्रश्न है। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शैलेंद्र जी का और उनके साथ लखन जी पटेल का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आपने जो सवाल किया है ये केवल आपका सवाल नहीं है, सार्वजनिक जीवन जीने वाले लगभग सभी लोगों के जीवन का ऐसा सवाल है। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँगा। एक आपका व्यक्तिगत धर्म है और दूसरा आपका प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है। अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा कि आपको प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को अच्छे से निभाना चाहिए। उसके लिए कदाचित व्यक्तिगत धर्म गौण भी हो जाए तो परवाह नहीं करना, लेकिन एक सावधानी रखना, अधर्म से बचना। आप कोई रिचुअल्स को ना अपना पाओ कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो आप लोगों का जीवन है, जैसा कार्य क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक है। हमें सबकी आस को पूरी करनी चाहिए। फिर महाराज हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक उपाय, अपनी कुछ प्राथमिकताएं ऐसी निश्चित करें जिससे कि इसमें भी हम समय निकाल सकें। कोई व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, अगर वो ठीक तरीके से देखे तो उसके पास बहुत सा ऐसा समय निकलेगा जो व्यर्थ में जाता है, उसे बचा ले। मैं अक्सर कहता हूं कि समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं। समय का अभाव उन्हें नहीं होता जो व्यस्त हैं, समय का अभाव उनके लिए होता है जो अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे त्रस्त रहोगे। तो आप व्यस्त रहो मस्त रहो, यही आशीर्वाद। पटेल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। जैसा शैलेंद्र जी ने कहा, मैं भी बिल्कुल मानसिक रूप से आपका तैयार नहीं था कोई प्रश्न के लिए, सिर्फ आपके दर्शन करके आपका आशीर्वाद देने यहाँ आया था। परंतु आपने अवसर दिया तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा आपसे
क्या आप लोगों को ऐसा रास्ता दिखाएं कि जो गौ माता सड़कों पर है उसको कैसे रोकें वो, और जो गौ माता को पालन कर रहे हैं उसको सड़क पर ना छोड़ें, क्योंकि आज हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यही है, जिसके लिए हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे मुनिवर गुरुवर के मार्गदर्शन में लोगों को जन जागरण करने की आवश्यकता है। आपका संदेश जाएगा तो लोग इस पर जरूर अमल करेंगे और इसमें हम सबको भी सुविधा होगी और गौ माता की भी रक्षा होगी। पहले तो मैं चाहूँगा लखन जी पटेल का जोरदार अभिनंदन करें। इनको जो विभाग मिला वो इन्हीं जैसे लोगों के लायक है। मुझे इनके बारे में जानकारी मिली, ये इस कार्य में बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से देवोदय महासंघ के अंतर्गत लगभग 135 गौशालाएं पूरे देश में संचालित है, जिसमें लगभग 1.5 लाख गौवंश संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उनके कार्यकर्ताओं ने, खासकर उसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी ने अनेक बार मुझसे आपके बारे में कहा कि महाराज जी, मंत्री जी का बहुत सहयोगात्मक रुख रहता है। आपके लिए उनने मुझसे कई बार आशीर्वाद लिया। सामने तो शायद आप पहली बार मेरे पास आए, कुंडलपुर में आए थे तो मैं ध्यान नहीं दे पाया था। पहला तो मैं आपको इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छे से करते रहें। आपका जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। इस सवाल पर हमें कई पहलुओं पर विचार करना होगा। सबसे पहली बात, जो गोवंश सड़क पर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं और इसका जवाबदार कौन है? वे लोग जो एक तरफ तो गौ माता की पूजा करते हैं, गोपालक तो वही है, दूध दे रही है तब तक दूध लिया और छोड़ दिया। ये घोर निर्ममता और अमानवीयता है। उन्हें चाहिए कि थान पे गोवंश रखे तो अंतिम सांस तक उनके थान में रहे, बाहर न जाए। ये जागरूकता लोगों के अंदर होनी चाहिए। दूसरा कारण जो हमें दिखता है वो ये कि पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी। आजकल नेता नगरी ने गौचर भूमि को चर दिया। अपने वोट की राजनीति में सबका पट्टा कर दिया। कई तरह के अर्जी फर्जी कागज बनाकर उसको सब सल्टा दिया गया। गौचर भूमियाँ गांव में बची नहीं। गोवंश जाए कहाँ? तो सड़क पर घूमते। अभी मैंने एक चीज़ देखा, पहले सड़क पर भी 20-25 फीट सड़क के दोनों तरफ ऐसे स्थान होते थे जहाँ हरी घास रहती थी, खेत की मेड़ और सड़क के बीच में। अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते भर हमने देखा प्रायः अब खेतों में, चूँकि फसलें बहुत उन्नत होने लगी है, तो कांटा तार लग गया और वो कांटा तार रोड की हद तक लगने लगी है। आप पहला प्रयास करें, सरकार की तरफ से ऐसा आदेश जारी कराएं कि कम से कम गोवंश को कुछ तो मिले, वो भूखी तो न मरे। वो कांटा तार अपनी खेत की मेड़ पर लगाए, सड़क पर न लगाए। सरकारी भूमि का ये अतिक्रमण क्यों? ये मैं, चूँकि हम लोग तो पैदल चलते हैं तो ये हमने देखा, उसको हटवाइए। तो ये बहुत लंबी पट्टी मीलों की पड़ती है, दोनों तरफ 25-25, 30-30, कई जगह तो 40-50 फीट की जगह होती है। वो उनके लिए एक अच्छा गोचर का कम से कम 4 महीने 5 महीने तो उनको गोचर मिल सकता है, उससे बच सकते हैं। इसे तत्काल कार्यवाही के बल पर किया जा सकता है यदि आप चाहें, उनको संरक्षण मिले। तीसरी बात, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए वहाँ की सामाजिक व्यवस्था हो, वहाँ की पंचायतें बैठे और पंचायतें बैठ करके उनसे कहे कि जो गोवंश को पाल रहा है वो यदि ऐसा कृत्य कर रहा है तो इसके विरुद्ध वही दंड का प्रावधान करे, सामाजिक दंड, जो एक किसी गो हत्या करने वालों के साथ होता है, गो हत्या का पातक जैसा करता है, उसको वो करे, उसको वही पूरे गांव को भोज और गंगा स्नान वाली दंड दिए जाए ताकि ऐसा कृत्य न करे। कैसे अनजान व्यक्ति को अगर वो बेचे तो उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाए, तो ये काम हो सकता है। सरकार गौशालाएं खुलवा रही है, इसमें भी एक बात देखें, बहुत सारी ऐसी फर्जी गौशालाएं हैं पटेल साहब। जब आपकी टीम जाती है तो सड़क की गायों को हाँक कर एक हद में ले आते हैं, बाद में बाहर छोड़ देते हैं।
और आपसे मोटा सहयोग ले लेते हैं। ये भी है, कितने नीचे गिर गए लोग, गोग्रास को भी खाने में नहीं सोचते। उनको देखिए, उनकी कार्रवाई कीजिए। एक इंटरनल अपनी टीम होनी चाहिए जो इस भ्रष्टाचार से समाज को बचाए। सरकारी अनुदान उन्हीं गौशालाओं को जाना चाहिए जो सच में गोवंश को संरक्षण दे रहे हैं, और जहां सही तरीके से गोवंश का संरक्षण हो रहा है उनको अगर सरकार और प्रश्रय दे, उन्हें भूखंड प्रदान करे, तो वो और बढ़ा सकते हैं। देवोदय महासंघ के लिए आप दीजिए सरकार से, अगर पूरे मध्य प्रदेश में चाहें तो 4 गौ अभयारण्य बनवा सकता हूँ और जैन समाज बनाएगी। केवल सरकार भूखंड दे दे, पैसा नहीं चाहिए सरकार से, भूखंड तो दे, जो सरकार दे सकती वो करे। उस तरह का कार्य हो सकता है। तो ये चीज़ें, ये व्यवस्थाएं, ऐसी जागरूकता समाज में आनी चाहिए। गांव-गांव में ऐसी जागरूकता हो कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये अच्छी पहल है कि सरकार गौशालाएं खोल रही है, पर मैं सरकार की अच्छी पहल मान रहा हूँ, पर समाज का दुर्भाग्य मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में गाय को परिवार के अंग के रूप में देखा गया। घर की चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित की जाने की परंपरा रही। वो इस बात का प्रतीक है कि हम भूखे रह सकते हैं, गाय को भूखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार की प्रथम सदस्य है। वो खत्म हो गया। गाय वात्सल्य का प्रतीक होती। पहले घरों में गाय रंभाती थी तो प्रेम और वात्सल्य बढ़ता था। अब कुत्ते भौंकते हैं तो क्रूरता बढ़ती है। अब घरों में गाय नहीं मिलती, कुत्ते मिलते, तो वैसा ही व्यवहार होने लगा है। क्यों ना ऐसी जागरूकता हो कि जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास भूखंड है, वो गोवंश को पाले, उन्हें संरक्षण दे, और सरकार भी ऐसी नीतियां बनाए तो बहुत काम हो सकता है। ये सरकार यदि अलग अलग गौशालाएं खोल रही है या समाज को ऐसी गौशालाएं खोलना पड़ रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गौशाला तो सब घर घर में होनी चाहिए। घर घर में गौशाला हो तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। भारत में तो गोधन के बल पर लोगों की समृद्धि को आंका जाता था। आज आदमी के पास कितना एसेट है ये देखा जाता है। पहले व्यक्ति के मूल एसेट्स में गोधन आता था, फिर गजधन आता था, फिर वाजधन आता था। तो ये बहुत उल्टी सोच है। इस दिशा में सार्थक प्रयास करें, और मुझे लखन जी से काफ़ी उम्मीद है, ज़रूर इस दिशा में पहल करेंगे और कुछ अच्छा कार्य करेंगे। आपके अनुसार, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम अभी 13 वन्य विहार बना रहे हैं, जिसको आपने अभ्यारण्य का नाम दिया। और जैसा आपने कहा कि देंगे जिन लोगों को, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके, जैसे आपने कहा 135, मेरे यहाँ रिकॉर्ड में 146 ऐसे दयोदय संघ चला रहा है, 146 गौशालाएँ। हम 13 जो बना रहे हैं उसमें से आप जहाँ जहाँ आपने दयोदय संघ को कहेंगे वहाँ हम देने का काम। बहुत बहुत सुंदर। आपके साथ मैं चाहूँगा देवोदय महासंघ के कार्यकर्ताओं को कि आपसे मीटिंग करके, आपसे मिल करके इस कार्यवाही को बढ़ाए। बहुत अच्छा। और ये काम आप और कराइए, जो फेंसिंग है, ये सरकार का ध्यान उस पर जाना चाहिए। जो फेंसिंग सड़कों पर आ गई है वो खेतों के मेड़ों में जाए तो बहुत अच्छा हो। जैसा गुरुवर आपने कहा, गौचर की भूमि के खाली करने के पूरे प्रदेश में निर्देश हो गए हैं, और आप लोगों, बहुत सारे लोग यहाँ लोग बैठे हैं, बुद्धिजन लोग बैठे हैं, जिन्होंने वीडियो भी देखे होंगे कि फसलों को खराब, मतलब हटा करके गौचर भूमि खाली की जा रही है। कहीं 400 एकड़, कहीं 300 एकड़, 300 एकड़। तो अब ऐसा लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों अनुसार 2-3 महीने के अंदर हम बहुत सारी गौचर भूमि को खाली करा देंगे और वो गौशालाओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। बहुत सुंदर। नमोस्तु। सीनियर एडवोकेट सुनील जी जैन साहब, जो पूर्व महाधिवक्ता हैं, वे अपना प्रश्न महाराज श्री जी चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में अपने बीच में एडवोकेट चित्रा जी जैन एकता मंच की जो अध्यक्ष भी हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर वंदन। सबसे पहले मैं आयोजन समिति, जिसने आज हम अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए आयोजन रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। जो महाराज जी के ओजस्वी प्रवचन हम लोगों को सुनने मिले,
आपने बहुत खूबी के साथ न्याय और धर्म का जो संबंध है एक दूसरे के कैसे पूरे के उसके बारे में हम सबको उद्बोधित किया। साथ ही पाप और जो अपराध है उसमें क्या फ़र्क है उस पर आपने उद्बोधन दिया। मेरी विषय से हटकर थोड़ी सी जिज्ञासा है। हम जैन समाज के लोग, ये कहा जाता है कि जैन समाज का जो धन है वो भाटे में जाता है, खूब धर्मशाला और खूब मंदिर बनवाते हैं। क्या इस दिशा में हम लोग को प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खुलें। मेरा दूसरी जिज्ञासा एक और है कि आज के समाज में बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, बहुत अराजकता होती जा रही है। हमारा समाज और देश किस ओर जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपके, ये सवाल अक्सर आता है। जैन समाज का धन मंदिरों और धर्मशालाओं में जा रहा है, क्या हमें स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल्स नहीं बनाना चाहिए? बेशक बनाना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाना चाहिए। पर वकील साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें इस विषय को थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। मंदिरों के निर्माण को कभी भी नकारात्मक दृष्टि से मत देखो। मंदिर के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण है। मैं बहुत गहरी बात पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। अगर कहीं कोई मंदिर बनता है और उस मंदिर में 200-400 कर्मचारी 2-5 साल तक काम करते हैं, तो क्या उनको उससे मजदूरी नहीं मिलती? थोड़ा बोलिएगा। मजदूरी मिलती? बिल्कुल मिलती है। क्या उससे देश की इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं होती? बिल्कुल सुधरती है। तो क्या मंदिर का निर्माण करना राष्ट्र कर्म नहीं है? बिल्कुल। मेरा कहने का तो मैं बात कर रहा हूँ, आ रहा हूँ आपकी बात। ये राष्ट्र कर्म है ना? बिल्कुल। हमने पुराणों में पढ़ा है कि पहले जमाने में बहुत से राजा महाराजा लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनवाते थे। जी। जैसे आज मनरेगा है, कुछ नहीं करना, मंदिर बनाओ, पेट पलेगा तुम्हारा, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले ये अपनी मानसिकता को ठीक करनी चाहिए कि मंदिर के निर्माण में पैसा व्यर्थ जा रहा है, ये परिभाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर के निर्माण से लोगों का जीवन का निर्माण होता है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो अच्छा इंसान बने, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर भगवान को हृदय में बसा ले तो उसकी इंसानियत में कोई संशय नहीं। ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है, और संस्कार का मूल केंद्र कौन है? मंदिर है। अपनी संस्कृति को दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए मंदिरों का निर्माण बहुत जरूरी है। हाँ जी, मैं अब आ रहा हूँ आपकी बात। जी, मेरे कहने का तात्पर्य आ रहा आपकी बात पर आ रहा हूँ। 2 मिनट रुकिए। तात्पर्य ये है कि मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृति के निर्माण के लिए, संस्कृति के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए मंदिरों का निर्माण जरूरी है। संस्कारों का प्रवाह तभी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक शिक्षा संस्थान की बात, अगर शिक्षण संस्थानों का अभाव है तो उसे जरूर खुलवाना चाहिए। पर वर्तमान में तो मैं देख रहा हूँ कि शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आ रही है, और अब एजुकेशन और मेडिकल दोनों एक इंडस्ट्री का रूप ले लिए। चैरिटी के साथ चलाना, उनके स्तर को मेंटेन करना बहुत कठिन काम हो रहा है। तो हम लोगों ने इस दिशा में भी बहुत काम करने के लिए समाज को प्रेरित किया। हमारे गुरुदेव ने 5-5 प्रतिभा स्थली बनवाई। उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? भागोदय और पूर्णायु जैसे बड़े बड़े महाचिकित्सालय की स्थापना कराई। समाज उनका मूल्यांकन क्यों नहीं करती? हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती? और हम लोगों ने एक नया उपक्रम शुरू किया।
कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेंटर खोले ना खोले, लोगों को एजुकेशन के लिए सपोर्ट दें। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बहुतों को बहुत अच्छी अच्छी राशि स्कॉलरशिप के रूप में या अन्य रूप में प्रदान करते हैं। आप ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हेल्थ केयर के लिए मेडिकल के हेल्प दीजिए तो आप आगे कर पाएंगे। और ये काम भी वही लोग कर रहे हैं जो मंदिर बना रहे हैं। जो मंदिर से जुड़ेगा वही धर्म से जुड़ेगा, और जो धर्म से जुड़ेगा वही दान से जुड़ेगा। इसलिए आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाएं, और जो भी प्रतिभा संपन्न युवक युवती हैं उनको हम आगे के लिए प्रेरित करें। और ऐसा किया जा रहा है। आपके इंदौर शहर में भी बहुत काम हो रहे हैं। जीटो जैसी संस्था अच्छा काम कर रही है, तो जो काम कर रही है वो करे, सब मिलके करें। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज जी मंदिर बहुत बन रहे हैं, स्कूल भी बनना चाहिए। वो था बड़ा उद्यमी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, एक काम कर, सब लोग मंदिर बना रहे। उसने कहा, बोले तुम का एक काम कर, सब लोग मंदिर बना रहे, मनाने दे, तू स्कूल बना दे, तू पैसा वाला लगा दे। नहीं महाराज हम अकेले कैसे कर सकते, औरों से करिए। बोले तुम तो पहल करो। इधर उधर देखने लगा। हमने कहा केवल राय बघारने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। तो हमारे समाज के बुद्धिजीवियों का माइंडसेट बदलना चाहिए। सबसे पहले इस बात को एकदम पॉजिटिव वे में लीजिए। ये बात गांठ में बांध के रखिए, जब तक हमारे मंदिर और धर्मायतन है तभी तक हमारी संस्कृति है। आदमी निरक्षर रहेगा तो चलेगा, पर संस्कारहीन होगा तो कभी नहीं चलेगा। निरक्षर आदमी से समाज को खतरा नहीं है, संस्कारहीन व्यक्ति से समाज को खतरा है। तो व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन, संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाना है। और उसके लिए जो भी माध्यम है हमें प्रमुखता से अपनाना चाहिए। और मैं आप जैसे बुद्धिजीवियों से आह्वान करता हूँ, मैं इंदौर में हूँ, आइए पहल कीजिए। कोई एकेडमिक काम करना चाहते हैं प्रस्ताव लाइए, मैं पहला आशीर्वाद दूंगा। आइए एकजुट होकर के लाइए, ठोस उपक्रम कीजिए, पर प्रस्ताव लाने के साथ मैं तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी चाहूँगा। मैं तो उसी का साथ देता हूँ जो मेरे आगे झंडा लेकर चलने को राजी होता है। आगे आओ। राय देने वाले को मैं ज़्यादा मान्यता नहीं देता हूँ, ऐसे राय बहुत लोग देते हैं। आइए, इंदौर में इसकी आवश्यकता है। मैं कहता हूँ आप एक प्रस्ताव लाइए। 1 महीना हमारे चातुर्मास का बीत गया, 2.5 महीने और बचे। आइए और कोई अच्छा उपक्रम लाइए। जिस दिन मुझे समझ में आएगा उसी दिन मैं सही आपको आशीर्वाद दूंगा और काम बढ़ाइए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। आगे बढ़ना, जो जो कार्य हो हमें करना चाहिए। बस मैं सभी से ये कहता हूँ, बी पॉजिटिव, हर चीज़ को देखिए। और एक बात और बोलता हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस सब के बीच का सवाल है इसलिए बात बोल रहा हूँ। आप लोगों को मंदिरों की दान का रुपया फालतू लगता है। डेस्टिनेशन वेडिंग में जो करोड़ों रुपया वेन्यू में खर्च होता है, उसका फजूल खर्च आपको क्यों नहीं दिखता? पार्टियों और समारोहों में करोड़ों रुपया आप लोग जो लुटाते हो, वो आपको फिजूल खर्च क्यों नहीं दिखता? उस पैसे को बचाकर लोक हित के कार्य में लगाने की क्यों नहीं सोची जाती? क्या हम ऐसी क्रांतिकारी पहल नहीं कर सकते हैं जिससे समाज का भला हो? लेकिन ऐसे कार्यों में सब वही लोग सबसे आगे आते जिनको ये सब काम अच्छे नहीं लगते। अब तो 2-4 10 करोड़ नहीं, 100 200 करोड़ नहीं। अब तो हमने ऐसा भी सुना, एक शादी ऐसी भी हुई हमारे देश में जिसमें 5000 करोड़ खर्च हुए। ऐसा मैंने सुना है, सही है ना? 5000 करोड़ भारत जैसे देश के अगर विवाह में खर्चा होगा तो भारत का क्या होगा? इस पर कोई बुद्धिजीवी क्यों नहीं बोलता, बल्कि सर्वत्र उसकी सराहना होती है, क्योंकि वो हमारे देश का एक बड़ा घराना है। जागरूकता होनी चाहिए। क्या बेहतर होता 5000 करोड़ का वही खर्च हमारे समाज के गरीब, दलित और वंचित लोगों के विवाह में खर्च किया जाता और हर गांव-गांव में उसी दिन शादी का समारोह किया गया होता, तो पूरी दुनिया में मिसाल कायम होती। ये रचनात्मक दिशा। तो हम रचनात्मक दिशा में चले।